अ, नमस्कार। झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है और आज उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी नमस्कार, आपका ऑर्गेनाइजर के इस एपिसोड में स्वागत है। हेमंत सोरेन जी पे बलात्कार का आरोप लगता है। आप लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, गवर्नर साहब से भी मिलते हैं, लेकिन फिर कुछ होता नहीं है। क्या कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इस वक्त एक तो राज्य के मुख्यमंत्री है और राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर एक गंभीर आरोप ये उस समय लगा है 2013 में। 2013 में भी वो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। और मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में वहाँ कोई एक लड़की है, उनके साथ बलात्कार होता है और वो लड़की मुंबई के ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट अदालत में उन्होंने इसकी वो शिकायत दर्ज कर दी है। और फिर मामला काफ़ी दिन बीत जाता है और फिर जब ये राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाए। मुंबई जिस क्षेत्र में वो थाना पड़ता है उस थाना में भी उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर की, मैंने लिखित में ऑनलाइन उन्होंने सूचना दी कि भाई हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। और फिर मुंबई के हाई कोर्ट में भी उन्होंने दाखिल की और उसकी सूचना नहीं, यानी हमारे पास भी उन्होंने मेल के द्वारा एक कंप्लेन जिसको कहते हैं ना, शिकायत दर्ज की, हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई है। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई लड़की और वो भी वैसे व्यक्ति के ऊपर जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आरोप लगते हैं और वो भी गंभीर आरोप लगते हैं, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के कारण, कार्यकर्ता होने के नाते हम समझते हैं कि भाई नैतिकता की एक जिम्मेवारी बनती थी राज्य के मुख्यमंत्री को कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था और खुद से वो पहल करते, महाराष्ट्र पुलिस को खुद वो लिखित देते और कहते कि पूरे मामले को आप जांच करें, जब तक हम दोष मुक्त नहीं होंगे तब तक हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ये नैतिकता का तकाजा ये कहता है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको कुछ भी नहीं किया। और वही मामला को लेकर के गुड्डा से जो सांसद है निशिकांत दुबे जी ने, उन्होंने एक थोड़ी सी ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की जो हरकत किया, जिसको कहते हैं दोष कर्म किए, बलात्कार किए, उसकी एक लड़की ने आरोप लगाए, उसको इन्होंने ट्वीट किया। तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने फेसबुक, ट्विटर और निशिकांत जी के ऊपर 100 करोड़ की मानहानि का केस रांची के एक अदालत में उन्होंने कर दिया तुरंत। तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्होंने 2013 में आरोप लगाए, जिन्होंने 2020 में अभी लिखित में उन्होंने जो आरोप लगाए, लिखा है उन्होंने, और उनके ऊपर कायदे से तो उनके ऊपर उनको केस करना चाहिए था। जिस लड़की ने उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया, अगर सच्चाई नहीं होती तो फिर उनके ऊपर केस करते, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं किया। केस करना तो दूर की बात है, ये भी सार्वजनिक रूप से नहीं खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा सक रहा है मुख्यमंत्री कि भाई हमारे ऊपर जो आरोप है वो गलत है, हमने कोई बलात्कार नहीं किया है और हम किसी लड़की को हम नहीं जानते हैं। तो ये भी वो बोलते नहीं हैं। तो इससे तो ये साफ लगता है कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो एक नैतिकता का तकाजा बनता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग उस समय कर सकते थे, या अभी भी जो हम लोग कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के ऊपर ये गंभीर आरोप है, आरोप अभी वो आरोप मुक्त तो नहीं हुए, तो हम लोगों की जो मांग है वो आज भी बरकरार है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो मांग होती है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। हेमंत सोरेन जी को आपने शुरू में समर्थन किया था, उसके बाद आपने समर्थन वापस ले लिया, मीडिया में तमाम चीजें आई, लेकिन आप हमें ये बताइए कि उन समर्थन वापस लेने के पीछे जो मूल कारण थे वो क्या थे?
देखिए, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में जो हम लोग जीते थे और उस वक्त तो इन्होंने समर्थन मांगा था हमारे साथ, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि जिस प्रकार से व्यक्ति ये काम करना चाहते हैं, कई एक मामलों को हमने ध्यान में दिए कि भाई खास करके राज्य उग्रवाद से काफ़ी प्रभावित है। और जब हम मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी हमें नुकसान भी उठानी पड़ी उससे। और जैसे ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तो राज्य में हमने देखा कि उग्रवादी एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ गई और उस पर इनकी हमने शिथिलता देखी। मानो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अंदर हैंड उनकी कोई डीलिंग चल रही है कि जो उग्रवादी झारखंड छोड़ करके बाहर भागे हुए थे, जिनके ऊपर लाख और करोड़ में इनाम घोषित था, लेकिन जैसे हेमंत सोरेन की सरकार बनी अब वो सारे के सारे लोग झारखंड वापस आए। और झारखंड ही नहीं, खास करके हम जिस जिला से आते हैं उस जिला में फिर वो लोग स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे, दिन और रात में लोग मीटिंग करने लगे। आपने आरोप भी लगाया है पिछले महीने की जो हेमंत सोरेन के कई नेता हैं जो कि गुपचुप रूप से नक्सलियों से मिलते हैं। हाँ, नहीं, मेरे पास तो खबर है ना। अच्छा, तो मेरे पास जानकारी है, तो मैंने ये भी कहा। तो मुझे लगा कि इस प्रकार की सरकार को हमें सपोर्ट करना ये बिल्कुल उचित नहीं है, वो राज्य के लिए दुखदायी हो गया आने वाले कल में, और हमने अपने आप को अलग किया वहाँ से। तो यही मूल वजह रही। हाँ, मूल वजह जो ये बड़ा विषय है, कोई छोटा मोटा विषय नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहा करता हूँ, शुरू से कहता हूँ, बहुत प्रभावित रहा है नक्सलवाद से झारखंड। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सत्ता में हम नहीं भी थे, जब हम विधायक सांसद कुछ भी नहीं बने थे, तब भी हम लोगों को ये कहते हैं कि भाई सरकार की पहला दायित्व है, पहला कर्तव्य है, वो क्या है कि भाई राज्य में अमन चैन हो, कानून की राज स्थापित हो। कानून को कोई भी व्यक्ति या संगठन अपने हाथों में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट है मेरा नज़रिया। और जब मैं देखता हूँ कि कोई भी उसके साथ समझौता करता है और राज्य में फिर लगता है कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है मामला, तो फिर मैं आवाज़ उठाता हूँ, हम उस पर कभी ये बहुत बड़ा आरोप है। और अभी अगर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों की बात करें तो झारखंड में जो नक्सलियों की जो गतिविधियां भी बढ़ी है, घटनाएं भी बढ़ी, तो क्या ये सत्ता पक्ष और उनका गठजोड़ है जिसकी वजह से वहां फिर से उनकी गतिविधियां तेज हुई है? देखिए, गठजोड़ अगर सीधा नहीं भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन तो मिलता है, तभी कोई उनके पार्टी के जो विधायक बिना सिक्योरिटी लेकर के अगर कोई जाते हैं और मिलते हैं उन लोगों से और फिर चुपचाप वापस चले आते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कोई संदेह को जन्म देता है। तो हमने इसलिए कहा कि भाई ये गलत है और इसका हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर हमेशा कहते हैं ना कि भाई राजतंत्र में भी उसी राजा को अच्छा लोग मानते थे जिस राज्य में अमन चैन होता था, वहाँ की जनता सुरक्षित रहती थी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। और लोकतंत्र में भी वही है कि भाई पहले तो वही लोग चाहते हैं, चाहे जंगल में रहे, चाहे गांव में रहे, चाहे शहर में रहे, कि हर कोई चाहता है कि भाई हम दिन भर मेहनत करें तो कम से कम रात में भी आराम से सोए, यार कहीं भी आना जाना करे तो भयमुक्त होकर के हम विचरण कर सके। तो ये सबसे पहली शर्तें होती है राज्य की। अगर वो पहली शर्तें ही सरकार पूरी करने में विफल हो या फिर उसको ठीक करने में दिखाई नहीं पड़े वो लगे हुए, तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। झारखंड बिहार से अलग होता है, आप वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर आप भाजपा से, और फिर आप अलग होते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, और एक 14 वर्ष बाद फिर से वापसी, कहते हैं घर वापसी या वनवास से लौटते हैं भाजपा में। तो इन सब के पीछे आप ये 14 साल और अपना अनुभव कैसे देखते हैं? भाजपा से अलग होके आप खुद को कैसे देखते थे, और फिर से भाजपा में वापस आके क्या कुछ लग रहा है और क्या कुछ बदला है इतने दिनों में? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, पार्टी तो जो कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, और कुछ ऐसे वाकया हुए कि हम पार्टी छोड़े, लेकिन हम कहीं गए नहीं।
जैसे होता है ना, कई लोग पार्टी छोड़े फिर कहीं चले गए, किसी के पार्टी में चले गए, तो हम कहीं गए नहीं। फिर हम पार्टी बनी। हाँ ठीक है, पूरे 14 वर्षों तक हम झारखंड में हम घूमे लगातार। हर कोई जानता है, अगर 14 साल के अगर आप देखें तो प्रत्येक साल हम 50,000 किलोमीटर हम सड़क मार्गों से घूमते रहे। एक एक बुनियादी जो समस्याएं हैं उससे हम अपने आप को अवगत भी किया और उनको लेकर के हमने संघर्ष भी किया। तो मैं ये मानता हूँ कि संभवतः जैसे जब हम राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो हम एक पृष्ठभूमि में काम करते थे, तो बहुत सारे समस्याओं से हम बिल्कुल प्रत्यक्ष अवगत नहीं थे, या प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं हमें अनुभूति नहीं थी उसकी कि क्या क्या समस्या है। हम लोग अखबार में पढ़ते थे, सुनते थे, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। और राज्य के जब मुख्यमंत्री भी बने तो फिर एक काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है, हमने डेवलपमेंट का जो एक खांचा था हमारे सामने उसको हमने शुरुआत की और उसकी आज भी लोग याद करते हैं, उसमें हमने काफ़ी काम किया। लेकिन कई एक समस्या ऐसी थी जिन समस्याओं से बिल्कुल हम अनभिज्ञ थे। तो मैं समझता हूँ कि पूरी जो 14 साल तक हम घूमते रहे तो झारखंड की छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी जो समस्या है जिसे हम प्रत्यक्ष उसको हमने आँखों से देखा ही नहीं, बल्कि उनके साथ रह करके वहाँ बिता करके हमने उसको अनुभव भी प्राप्त किया। और मैंने उस समय भी काफ़ी लोगों को सुझाव दिया कि भाई ये काम करो, ये काम करो, ठीक है, लोगों ने नहीं काम किया उस पर। तो हमें लगता है कि कभी फिर अब तो भारतीय जनता पार्टी में आए तो फिर से एक अब अवसर जब मिलेगा काम करने का पार्टी को, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ही कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो झारखंड में जो आपका जो कार्यकाल था वो झारखंड के लिए स्वर्णिम काल था, अगर गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने आपने बेहतरीन काम किए, चाहे वो सड़क हो या शिक्षा हो उस समय, तो इसमें आपने बेहतरीन। अब जब आप पद से हटने के बाद पूरे झारखंड में इतना घूमते हैं, सुदूर तक एकदम जाते हैं, अंदर अंदर सब कुछ देखते, तो क्या ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जो आप पाते हैं कि जिससे झारखंड अभी भी जूझ रहा है और उसको जल्द से जल्द निपटने की जरूरत है? देखिए, मैं 2-3 बातें कहता हूँ कि भाई एक तो विकास के लिए तो जो भी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब वर्गों के लिए सामान होता है और पूरे देश के लिए भी वो सामान होता है, उसमें कोई अलग नहीं होता है। लेकिन फिर हम जब पिछड़े राज्यों की ओर जाते हैं और वहाँ के उत्थान के बारे में जब विचार करते हैं, तो जैसे आपने कहा ना कि पहले हम जो सड़क बनाए, तो हम समझते हैं कि विकास का जो मार्ग है वो सड़क मार्ग से ही प्रारंभ होता है। तो हमारा कल्पना ये है कि भाई गाँव तक सड़कें अच्छी हो। तो आज मैं कह सकता हूँ झारखंड में हमारे हटने के बाद ही सरकार अधिक समय तक बीजेपी की रही, तो उस काम को लोगों ने बढ़ाया। आज झारखंड के गांव जाए तो फिर आप सड़क से जा सकते हैं, ठीक है, कहीं टूटा फूटा होगा, ये होते रहता है, टूटता है फूटता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ आप सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। फिर जो विकास के दूसरा जो कारक होता है कि भाई बिजली होनी चाहिए, तो आज मैं कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार ने, जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इस पर उन्होंने बहुत जोर लगाया और वहाँ भी सरकार बीजेपी की थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में। तो हम देखते हैं कि अब जंगलों में भी गाँवों तक बिल्कुल बिजली पहुँच गई, अब वहाँ चमकती है। और जिस समय राज्य बना तो उस समय जो बिहार और झारखंड तो एक ही था, हम सब लोग देखे थे भाई क्या हालत थी उस समय। तो सड़क बिजली ये ठीक हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ काम हुआ है, अभी भी काम हो रहा है, लेकिन गरीबों के तक हम शिक्षा ठीक से कैसे पहुंचा सके, उनको हम कैसे शिक्षित कर सके और उसको हम उस योग्य कैसे बना सके ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो एक मैं बार बार कहता हूं कि भाई शिक्षा पर विशेष बल देना, कि हम उनको कैसे तकनीकी शिक्षाओं से हम जोड़ सकें, रोजगार उन्मुख शिक्षा उनके ऊपर कैसे हम ध्यान दे सकें, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने भी स्किल्ड पर काफ़ी जोर दिया है। तो हम समझते हैं कि भाई वो एक बड़ा पहलू है जो वहाँ उसको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बड़ी आबादी है, जैसे ट्राइबल है 26% है, तो उनके पास आज के तारीख में संसाधन नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते अगर सरकार उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये एक शिक्षा बड़ा माध्यम। दूसरा जो लोगों को रोजगार देने का जो बड़ा क्षेत्र है, आज भी लोग बड़ा अधिक आबादी जो काम करती है देश में भी और झारखंड में भी, वो खेती का क्षेत्र है, किसानी का क्षेत्र है। लेकिन खेती में क्या है, एक तो वहाँ छोटा जोतदार है,
तो उसके हिसाब से वहाँ हमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, जो आज उसकी कमी है। आज हम देखते हैं देश के प्रधानमंत्री ने उस पर काफ़ी जोर दिया है, लेकिन अब सरकार वहाँ बदल गई। अब वहाँ जो सरकार है पूरे 1 साल हमने देखा कि जो उसमें जो गंभीर होनी चाहिए उस दिशा में, तो उस पर उन्हें कोई सवाल नहीं की। तो एक तो हमने कहा कि ये जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, फिर वहाँ के जोत के हिसाब से हमें फार्मिंग को आगे बढ़ाना, यानी इसको कह सकते हैं ना केस क्रॉप्स हो गया। नहीं तो आदमी क्या है, सामान्य तौर पर धान लगाता है और कुछ पार्ट में लोग गेहूँ वगैरह लगाते हैं, तो उससे वहाँ की गरीबी और समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। हम उनको ऑर्गेनिक खेती की ओर, केस क्रॉप की ओर उसको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं, बागवानी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उस पर उसको करके तो हमें लगता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। और फिर बड़ी एक समस्या वहाँ ज़मीन को लेकर के है, चूँकि उद्योग और दूसरा कार्य खनिज प्रधान क्षेत्र है, तो खदानें निकलती है तो लोगों की ज़मीन ली जाती है, तो लोगों में एक बड़ा विद्रोह होता है। तो हमें लगता है उस पर सरकार को फिर, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के मामला है, स्टेट में सरकार हो तो वो समझदारी से लोगों को कैसे उसमें माने ठीक ढंग से उनका पुनर्वास हो। अभी तक वो नहीं हुआ ढंग से, चाहे वो जितने भी भारत सरकार के उपक्रम पहले से काम करते रहे, कोई आज की सरकार की कोई दोषारोपण की नहीं है, लेकिन किसी ने उस पर बड़ी गंभीरता से विचार नहीं किया। तो लोग जब उजाड़े गए, लोगों को न्याय नहीं मिला, तो लोग विद्रोह करते हैं। तो हमें लगता है कि इसको प्रायोरिटी में राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी और फिर लोगों का पुनर्वास, लोगों को रोजगार से जोड़ना, तो हमें लगता है कि ये समस्याएं फिर अपने आप ठीक ठाक हो जाएगी। आपने खनिज की बात की। खनिज झारखंड के लिए एक ब्लेसिंग है और झारखंड के विकास में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हमने देखा कि कुछ एक सरकारों को अगर छोड़ दी जाए तो जितने भी सरकार रहे वहाँ उससे संबंधित लूट खसोट में ही संलिप्त रही वो लोग। तो इससे नहीं लगता है कि क्या जो वरदान था वही आज हमारे लिए एक बैकफुट पे वही एक वजह है जिसके वजह से हम जा रहे हैं और एक वो भ्रष्टाचार का एक वो अड्डा बन गया है? नहीं, आपने ठीक कहा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो खनिज वहाँ के लिए जो वरदान साबित होता, लेकिन उल्टा हो गया कि अब अभिशाप बन गया लोगों के लिए। तो इसलिए लोग विरोध करते हैं। और इस बात को आपने बताया, जो भी सत्ता तंत्र में बैठे या वहाँ एक प्रकार से कुंडली मार कर, तो काफ़ी उसमें से जो बिचौलिया जिस प्रकार से कह सकते हैं ना, तो बिचौलिया उसमें हावी रहा। उस बिचौलिया को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसका सीधा लाभ जनता को मिले, इतना ही वहाँ करना है। तो ये आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज भी जैसे भारत सरकार ने एक DMT फंड बनाया, क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स करके, अच्छी कल्पना है कि भाई उसमें से पैसा आएगी और फिर उन्हीं क्षेत्रों में विकास के लिए खर्च की जाएगी। उसके लिए वहाँ के DM को अधिकृत किया। लेकिन जैसे वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने उस पर काम को सब उन्हें रोक लगा दिया। फिर उन्होंने एक माइनिंग को ऐसे ट्रस्ट बना दिया कि उन सारे पैसों को राज्य में लेकर के राज्य सरकार कहीं भी इच्छा से काम कर सकती है। तो पहले भी यही होते रहा, उस कारण से लोग वहाँ वंचित रहे। खनिज क्षेत्र में मैंने वहाँ के लोग उजाड़े गए, वहाँ पानी की संकट हो गई, वहाँ की हवा में जो प्रदूषण या दूषित हुआ। तो आज उसके लिए भारत सरकार ने कानून बना करके कि नहीं, वहाँ जो पैसा होगा एक क्या कहते हैं 2% ऐसे के समथिंग, ताकि उस क्षेत्र में लगाया जाए। आज भी झारखंड में कई जो खनिज से जो रिलेटेड जो जिला है, लगभग 3000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। सरकार चाहती तो कोरोना काल में इस सारे कामों को वो कर सकते थे, लेकिन उल्टा उन्होंने क्या कर दिया, आदेश हर DM को चिट्ठी लिख करके कोरोना काल में कि भाई इस पैसे को आपको अभी खर्च नहीं करना है। वजह कुछ नहीं, चूँकि वो कोई ऐसी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने कहा कि कोई एक ट्रस्ट बनाया है कि पैसे को राज्य में उस ट्रस्ट में लेंगे, वहाँ से शायद या क्या करेंगे, या यहाँ से स्वीकृत होगा तब काम होगा, फिर वही चीज़ें जो जिसको कहते हैं ना दिक्कतें होगी। तो ऐसे हमने कल MP लोगों को कहा है कि भाई भारत सरकार से बात करो, इस प्रकार की राज्य सरकार जो बना रही है
जो मंशा थी केंद्र सरकार की कि जहाँ से खनिज निकाला जाता है उस क्षेत्र में विकास का काम उस पैसे से, वो बिल्कुल समाप्त कर रही है सरकार। तो उस पर ध्यान दे करके भारत सरकार के मंत्रालय उस पर देखे उस काम को, ताकि पैसे वहीं खर्च हो, उसका लाभ वहाँ के लोग। हाँ, झारखंड की हम बात करते हैं तो धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का, और एक कन्वर्जन स्वेच्छा से हो तो आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन कैसे वहाँ होता है। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं, और इससे निपटने के लिए पिछली सरकार ने, जो रघुवर दास जी की सरकार ने थी, एक बिल लेकर के भी आए वो, लेकिन फिर भी जो है तमाम जो है केसेस आते रहते हैं धर्मांतरण के। हमने पिछले साल के अंत में भी देखा, ऐसे कई मामले आए। इसको लेकर के क्या रोड मैप है आपके पास, और क्या इस समस्या से क्या झारखंड सच में उबर पाएगा क्या कभी? नहीं, उबर जाएगा। देखिए, उसका मुख्य कारण जो आपने बताया कि जब गरीबी होती है, और गरीबी के साथ साथ अशिक्षा भी है, और उसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि बड़ी आबादी है जो ट्राइबल की है, खास करके जो ट्राइबल है, तो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जाति में है, तो उनको खास करके जो देश की जो बड़ी आबादी है उनको हमने ढंग से अपने साथ जोड़ नहीं पाए। आज वो अपने आप को आइसोलेट है, और जो देश को तोड़ने वाली जो बड़ी ताकत है समाज, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो काफी एक्टिव रहती नहीं, वो तो एक्टिव रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने कहा कि देश को जो कमज़ोर करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, तो दलित है, आदिवासी है, इसको फिर कैसे अलग किया जाए। तो आज से नहीं, वर्षों से इस काम चल रहा है, तो अलग अलग प्रकार के लोग इस काम को करते हैं। तो ये जो लोग काम करते हैं, तो उस तत्परता से या जितनी मुखरता से वो लोग काम करते हैं, उतनी मुखरता से जो देश में शेष जो संगठन है उसके बीच में वहाँ काम करना भी थोड़ा सा बाकी है। तो हमें लगता है कि आने वाले कल, एक तो हमने कहा कि उनके बीच में हमें शिक्षा का प्रसार करना होगा, और कानून तो बना हुआ है, पिछले गवर्नमेंट ने उसको बनाए कि कोई ज़बरदस्ती कोई करता है कहीं धर्मांतरण, उसके लिए पहले से भी कानून था और फिर उसको बना दिया तो और सशक्त भी हो गया है। लेकिन हमने कहा कि कुल मिलाकर के हमें उनके बीच जाना होगा जो धर्मांतरित होते हैं, जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, यानी वो बिना, उनको हम जब तक विश्वास में नहीं लेंगे, उनको जब तक हम ये समझा नहीं पाएंगे कि भाई हम भी वही क्या कहते हैं, सनातनी की ही एक शाखा है, जैसे ट्राइबल में भी जाति व्यवस्था है जी। और जाति में भी कई एक जनजाति कह लीजिए, हाँ, नहीं, जनजाति ही है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हम संथाल हैं, ठीक है, लेकिन संथालों में भी कई एक अंदर में फिर गोत्र बना हुआ है। जैसे हम मारंडी हैं, तो मारंडी से कोई शादी विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा। तो ये हम लोग एक गोत्र में, फिर मारंडी के अंदर में भी कई एक गोत्र है। तो हमने कहा कि ये जो व्यवस्थाएं होती है सनातनी व्यवस्था में है, हिंदू व्यवस्था में है, जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इसमें आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा। वहाँ एक ही मिलेंगे आपको, तो क्रिश्चियन मिलेंगे या मुसलमान मिलेंगे। नहीं है वहाँ पे भी, लेकिन उसको उतने मुखरता से, जैसे हम कहते हैं ना कि फॉल्ट लाइंस पे काम करना, तो सनातन के फॉल्ट लाइंस पे कई लोगों ने काम किया है, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि उसमें जो सबसेक्शन होते हैं उसमें विवाह नहीं होता है। लेकिन हमारे हिसाब से मुसलमान और क्रिश्चियंस में भी ऐसा होता है, और उनमें भी आपस में उस तरीके का विवाह नहीं, वहाँ है, लेकिन वो एक ही ऐसे, अब जैसे क्रिश्चियन है तो प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, ये जानते हैं इस रूप में, या मुस्लिम में भी है, सिख है, सैयद है, पठान है, तो इस रूप में इन्होंने। लेकिन हम समझते हैं कि भाई इतना इस प्रकार की, जैसे हमने कहा कि ट्राइबल तो एक सूचीबद्ध किया गया है एक वर्ग को जो पिछड़े थे सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से बेसिकली, और जो माने क्या कहते हैं, पुरानी जो रूढ़ी व्यवस्था को ही मानते आ रहे हैं, तो वैसे एक जातियों को चुन करके या खोज करके
फिर उनको एक सूचीबद्ध किया गया, इसलिए अनुसूचित जनजाति बोलते हैं या अनुसूचित जाति बोलते हैं, तो एक सूचीबद्ध किया गया। लेकिन अगर उनके बीच जाएंगे तो हर लोग अलग अलग है। आज भी अगर आप देखें कि ट्राइबल में जैसे झारखंड में 32 जातियाँ हैं, ठीक है, प्रेम विवाह तो कहीं भी किसी के साथ होता है, उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर वो देखेंगे 32 में भी सामाजिक रूप से सहजता से किसी का कोई आपको, यानी जिसको बोलते हैं ना, सामाजिक रूप से नहीं मिलता है इस प्रकार की। लेकिन क्रिश्चियनों में आपको ऐसे मिलेगा, मुसलमानों में आपको मिलेगा, ठीक है, अपने नहीं करता है लेकिन सामाजिक रूप से करता है। तो मैंने कहा कि ये जो है, तो हमें लगता है वहाँ काम करने की, लोगों को बताने की ज़रूरत है। उनके जो आराध्य है, जो जिसको वो मानते हैं, उसी को ही फिर प्रतिस्थापित करके और उनको ये एहसास कराना है कि भाई हम और आप कोई अलग नहीं है, सदियों से हम एक साथ रहे हैं और नाम वही है, संस्कार वही है, कहीं कोई अलग नहीं है। और आज भी अगर आप देखें, जैसे कोई अगर एक ट्राइबल के घर में अगर कोई पूजा होता है तो उस पूजा की प्रसाद कोई हिंदू समाज या सनातनी जो धर्मावलंबी हो वो खाते हैं, उनको कोई दिक्कतें नहीं होती है। वैष्णवी हो तो वैष्णवी खाते हैं, या शैव हो तो शैव खाते हैं, वो अलग अलग हो तो अपनी अपनी वृत्ति के हिसाब से। लेकिन वो पूजा की प्रसाद एक ईसाई वो नहीं खाते, एक मुसलमान वो नहीं खाते हैं, वो धार्मिक रूप से उसको वर्जित मानते हैं। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर इसको सबसे करीब अगर आप देखें, करीब या क्या कहते हैं कि अगर एक उसको कहें तो भाई यही एक है। अब बाकी रहा जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने कहा ना कि हम संताल है, तो हमारे यहाँ घर में पूजा होता है, कोई ऐसा पूजा होता है जिसमें हम लोग दूसरों को कोई प्रसाद नहीं देते। अब उसमें से दूसरा छोड़ दीजिए, जो भगना तक को नहीं देते हैं। अब ये परंपरा ऐसी बनी हुई है, यानी सबके सब नहीं, लेकिन कुछ में तो उनके लिए फिर अलग से बना करके अलग से, या भगना को देते हैं लेकिन फिर उसमें समधी अगर आ गया तो उनको हम नहीं खिलाएंगे उसको। ये इस टाइप के कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये सारी जो व्यवस्था अगर आप देखें तो कहाँ दिखता है, सनातनी व्यवस्था में आपको ये दिखता है, जिसको लेकर के काफ़ी एजुटेशन होता है कि नहीं नहीं साहब वहाँ नहीं। जैसे आज हमारा भी जो पूजा घर होता है या जब किनारे में, तो वहाँ दूसरे लोगों को उस क्या बोलते हैं कोना में घुसने नहीं देते हैं, माँ या पिताजी जो बोलता है कि नहीं ये हमारा पूजा गृह है तो घर के। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि भाई इनको ये एहसास कराना, तो उस पर कोई काम नहीं हुआ है देश में। जितना भी आज़ादी के पूर्व भी अगर आप जितना भी इतिहास देखें लिखा गया है, तो किसने लिखा? अंग्रेजों ने लिखा। आपको यहाँ के कोई बड़ी लेखक या कोई उस पर लिखा नहीं। अगर लोग आज लिख भी रहा है तो उसी पर लोग शोध कर रहे हैं और उसी को फिर कोट करके लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला करके हमने कहा कि भाई इस पर काम करने की ज़रूरत है कि भाई हमारा उनकी संस्कृति है, उसकी परंपरा है, क्या है, तो उसकी हमारे साथ कैसे संबंध है, कैसे जुड़ा। तो ये उनको अगर हम एहसास कराएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले कल कह सकते हैं कि एक जागरूकता अभियान टाइप से चलाने की जरूरत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा कि इसके लिए जो धार्मिक संगठन काम करते हैं या सामाजिक संगठन काम करते हैं, ट्राइबल के बीच में भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो उन लोगों को संगठित करके उनको फिर सुधार की, या उसके अंदर में भी कुछ बुराई, जैसे हिंदू समाज में बहुत सारी बुराई थी, अब उस बुराई को समाप्त करने के लिए समय समय पर बहुत सारे कानूनें बनी। संघ में वनवासी कल्याण आश्रम इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। क्या लगता है कितना सफल हो पाए हैं अभी तक लोगों तक पहुंचने में और उनको समझाने में इन चीजों को लेकर? नहीं, काफी लोग जुड़े हैं आज उनके साथ भी, और लेकिन हमने कहा कि और अधिक काम करने की जरूरत है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, 14 साल बाद आपकी पार्टी में वापसी हुई है। भाजपा पहले जैसी नहीं रही। अगर झारखंड भाजपा की बात करेंगे, अब तमाम बड़े नेता हैं वहां पे, उस सब में आप खुद को कहां पाते हैं अभी वर्तमान भाजपा की राजनीति में? झारखंड की आप अमित शाह जी से भी 2 बार मिल चुके हैं, क्या कहां पाते हैं आप खुद को? देखिए, हम पहले जहाँ थे और जैसे थे पार्टी, तो वैसे ही हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तो विचारधारा की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है,
और देश के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये तो आज दुनिया इस बात को मानती है और सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया और जनता ने भी इसको आप देख रही है। नहीं तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है तो अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उससे आगे नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं भाई कहीं कुछ ये नहीं है। जिस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की जो यात्रा है, और आज भी वही है। जहाँ तक अयोध्या की बात बताए तो मैं प्रारंभिक जीवन मेरा विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, और जिस समय शिला पूजन या बाकी सारे कुछ चल रहा था, यानी विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन जिसको कहते हैं ना उत्कर्ष पर था, तो उस वक्त हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न दायित्वों को हमने संभाला उस समय और हमने काम किया। यहाँ तक कि अयोध्या भी हमने कई दफ़ा गए हैं और अभी खुशी होती है कि भाई जिसके लिए हम सब लोग इतनी लड़ाई लड़े थे, जिसके लिए गांव-गांव में शिला पूजन कराए थे, अयोध्या तक पहुंचाए थे, फिर कार सेवा में भी गए थे, तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखा है कि करीब से। तो इस कारण से अब खुशी होती है कि भाई जो इतनी वर्षों से मामला जो टाइमिंग बहुत सही है, लटका हुआ था, अब वो बनना प्रारंभ हुआ। अब बीच में तो कोरोना काल था। अब हमने सोचा है कि आने वाला जो विधानसभा का झारखंड में बजट सत्र समाप्त होगी, उसके बाद हम जाएंगे अपने साथियों के साथ, एक बार अयोध्या जरूर जाएंगे। हम सभी का मानना है और जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो भाजपा झारखंड सरकार से बाहर हुई, पिछला चुनाव जो भाजपा हारती है, उसके पीछे की एक जो मुख्य वजह है वो ये रही कि पार्टी की इनफाइट रही। तो आपको क्या लगता है कि वो इनफाइट अभी भी है या पार्टी अब उससे उबरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका नुकसान वो पिछले विधानसभा चुनाव में झेल चुकी है? क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि चुनाव हार और जीत का कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। मैंने कहा एक हाँ, वही कारण है, हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पीछे अगर हम उसको खाली उल्टा के देखें तो मुझे लगता है कि उसमें अब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि उस समय हम थे भी नहीं वहाँ पर। इसलिए अब हम उस पर बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं कि भाई अब हम आगे कैसे ठीक हो सकता है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि पार्टी के संगठन बन गई है, नीचे तक हम सब लोग काम कर रहे हैं और मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं सब लोग। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में बड़े सुनहरा अवसर है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में स्थिति बहुत ही डगमगाई है, कुछ घोटाले भी सामने आए हैं। रिम्स की अगर बात करें, जो मुख्य अस्पताल है वहाँ का सरकारी अस्पताल, उसकी भी कई सारी चीज़ें निकल कर बाहर आई है, कुछ घोटालों की चीज़ें आई हैं। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि जानबूझ के उसको डिग्रेड किया जा रहा है ताकि सरकार कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ पे व्यवस्था इतनी ठीक नहीं है वहाँ पे इस तरीके से सरकार का सरकारी संस्थाओं के विरोध में जाना और एक कुछ लोगों को सपोर्ट में आकर के करना, ये जनता के लिए नुकसानदायक नहीं है? और कुछ घोटाले भी सामने आए हैं। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जैसे हमने कहा कि ये जो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी तो वो नहीं दिखता, वो कमिटमेंट जो लेवल है वो कम दिखता है। और जैसे मैंने कहा कि आज जो वहाँ सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उसको आप कहें कि भाई विशुद्ध रूप से परिवार और पैसे के लिए पॉलिटिक्स करते हैं तो उनसे हम बहुत अच्छे उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि भाई ये जो परिवार और पैसे की जो पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं उन लोगों को सत्ता से बेदखल करना बहुत ज़रूरी होती है। और जब परिवार और पैसे की राजनीति समाप्त हो जाएगी तो फिर विकास का काम अपने आप दिखने लग जाएगा और जो गड़बड़ी है उसको भी हम लोग ठीक कर देंगे। कुछ लोग जो अभी कुछ महीनों में जो वहाँ घटनाक्रम हुए हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार अपना पूरा कार्यकाल भी शायद पूरा न कर पाए।
इस पे आप क्या कहेंगे? और अगर सरकार वहाँ किसी भी वजह से गिरती है तो आप फिर से जनता के बीच में चुनाव के माध्यम से जाना चाहेंगे या बहुमत? देखिए, अभी तो हम कोई ज्योतिष तो है नहीं, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि सरकार कब तक चलेगी, क्या होगा भविष्य के बारे में, तो इसलिए हम वो बता नहीं सकते हैं भविष्य के बारे में। हम तो इतना मानते हैं कि उनको बहुमत है, बढ़िया से उनको काम करनी चाहिए विकास के लिए, जनता ने उनको सपोर्ट करेंगे सरकार? हाँ, हम तो बार बार कहते हैं कि भाई जो लोकतंत्र में सत्ता आती है और जाती है, उसके लिए चिंता अपने को नहीं करना चाहिए। जो सत्ता में आती है उस हमें कोशिश करना चाहिए वो अच्छे ढंग से काम करे, जनता के हित में काम करे। और जनता के हित में अगर काम नहीं करेगी तो जो लोकतंत्र में तरीका है आंदोलन करने की, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की, तो इसका काम को हम लोग करेंगे, कर भी रहे हैं लगातार। तो आपने देखा कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी जी ने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, नक्सलवाद का मुद्दा हो, वहाँ की राजनीति हो, इन सभी मुद्दों पर बेबाकी से बात करने के लिए बाबू मरांडी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।